वेलकम टू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि टॉमकैट है, टॉमकैट सर्वर। तो प्रीवियस वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि टॉमकैट अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टॉमकैट होता क्या है। तो टॉमकैट एक ऐसा ओपन सोर्स का मतलब होता है इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध होगा बिना किसी चार्ज के। ठीक है, आपको इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से उसकी वेबसाइट पे जाओ और अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो वर्जन को। ठीक है, तो टॉमकैट अपाचे एक कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर समझते हैं, कंटेनर कैसा होता है? एक बर्तन कंटेनर होता है ना, जिसमें आप अपना कुछ सामान रखते हैं, आटा गेहूँ चावल कुछ भी रखते हो। ठीक है, तो एक कंटेनर की तरह होता है, जो कि जावा इंटरप्राइज, यानी कि जावा इंटरप्राइज का मतलब फॉर एग्जांपल वेबसाइट एपीआई हो गया, जावा सर्वर पेज और सर्वलेट हो गया। ठीक है ना, इसको कहते हैं जावा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? क्लाइंट के कंप्यूटर और डेटाबेस के बीच इंटरमीडिएरी का काम करता है। ठीक है ना, मिडिल मैन का काम करता है जावा इंटरप्राइज, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो इंटरप्राइज क्या क्या होता है? जेएसपी होता है, सर्वलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अपाचे टॉमकैट है वो क्या करता है? इन सबों को, जो इंटरप्राइज आपके हैं, इनको इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? रन कराता है। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? रन कराता है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। सर्वलेट एक टर्म आ रहा है, सर्वलेट होता क्या है? सर्वलेट एक क्लास होता है जावा में। सर्वलेट क्या होता है? जावा में एक क्लास होता है। इसके सहायता से हम अपनी वेबसाइट को जावा के अंदर डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है ना, सर्वलेट के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट लोग जावा में पढ़ा होगा। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो इसमें कई सारे थ्रेड एक साथ रन करते हैं पैरेलली। ठीक है ना, यानी कि अगर कई सारे रिक्वेस्ट आ रही है तो इसमें कई सारे थ्रेड उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए रन करते हैं। ठीक है, और अपाचे टॉमकैट के बारे में और कुछ जानते हैं। इसका पूरा नाम अपाचे टॉमकैट सर्वर है, जो 1998 यानी 1998 में लॉन्च हुआ था। इसको सबसे पहले जेएसपी और सर्वलेट को रन कराने के लिए यूज हुआ था। समझ में आया? इसको सबसे पहले जेएसपी और सर्वलेट को रन कराने के लिए यूज हुआ था। एक्चुअली इस समय भी हम लोग इसमें ज़्यादातर सर्वलेट और जेएसपी रन कराते ही हैं। और आजकल आप जानते हैं कि आईडी का ज़माना है, तो हमारे पास आईडी अवेलेबल है पहले से ही, जैसे कि इक्लिप्स या नेटबीन्स। ठीक है, तो हम ज़्यादातर इन्हीं सब का यूज करते हैं, आईडी का यूज करते हैं। तो उसमें टॉमकैट प्री इंस्टॉल होता है। प्री इंस्टॉल का मतलब आपको कुछ, जब आप इंस्टॉल करते हो आईडी, तो उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपने आईडी से सर्वलेट या जेएसपी को रन कर सकते हो। ठीक है, सर्वलेट का कॉन्सेप्ट अभी आगे और आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं उसको बाद में समझा दूंगा। और एक और बात जानते हैं, टॉमकैट जो हमारा सर्वर है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्वर है। ठीक है, तो टॉमकैट आपको सर्वर समझ में आ गया। सीधा सा मतलब टॉमकैट सर्वर का यही होता है कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सर्वलेट और जेएसपी रन करता है। ठीक है ना, हम जानेंगे कि अपाचे टॉमकैट सर्वर कैसे वर्क करता है। तो आप ऊपर का फिगर देख रहे हैं एचटीटीपी सर्वर का। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये एक स्टैटिक वेबसाइट का एक तरीके से आर्किटेक्चर है कि स्टैटिक वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो स्टैटिक वेबसाइट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता भी रखा है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। सिंपल वेब ब्राउज़र के माध्यम से यूज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करके एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेज देता है। ये सिंपल हमारा स्टैटिक वेबसाइट का हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं टॉमकैट कैसे वर्क करता है। ये जो फिगर है टॉमकैट का, ये हम देखिए कैसे होता है। ये देखिए, पहला है इंटरनेट, ठीक है ना, और यहाँ है वेब सर्वर, और यहाँ है स्टैटिक कंटेंट, लोड बैलेंसर, और यहाँ सर्वर रखे हुए हैं टॉमकैट 1, टॉमकैट 2, कई सारे रखे होंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से या क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर के पास। ठीक है, वेब सर्वर के पास भेजता है रिक्वेस्ट। अगर वो स्टैटिक रिक्वेस्ट होगी तो सीधे यहाँ से स्टैटिक कंटेंट उठ के वेब सर्वर के पास चला जाएगा और क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन अगर वो डायनेमिक रिक्वेस्ट हुई, यानी कि ऐसे पेज यूज़र डिमांड करता है जो कि डायनेमिक इन नेचर होगी, तो क्या करेगा? वेब सर्वर कहाँ भेजेगा? लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर ये होता है मतलब कि अगर कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है,
कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या करता है, उसको लोड बैलेंस कर देता है, यानी कि उस रिक्वेस्ट को कई सारे सर्वर के पास भेज देता है ताकि एक सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो यही है एक्चुअली टॉमकैट। इंटरनेट के माध्यम से या क्लाइंट क्या करता है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, वेब सर्वर क्या करता है, आगे उस रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर के पास भेजता है, लोड बैलेंसर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को मैनेज करके किसी भी एक सर्वर के पास भेज देगा, वहाँ से सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी या उसको प्रोसेस कर लेगा, फिर वो इसी पास से रिस्पॉन्स कर देगा। तीर दोनों तरफ बने हुए, इसका मतलब उसी पास से वो रिस्पॉन्स कर देगा और क्लाइंट को जो भी नीड थी तो उसको मिल जाएगी वेब पेज के माध्यम से। एक मैं यहाँ बात बताना चाहूँगा, टॉमकैट सर्वर भी HTTP प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। HTTP प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है टॉमकैट का कि यूज़र कहीं से भी URL के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि यूज़र कहीं से भी URL के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी रिक्वायर अपाचे टॉमकैट, हमें अपाचे टॉमकैट की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग एडवांस जावा पढ़ रहे हैं तो जावा का हम अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, जावा के ही एप्लीकेशन बनेंगे, जावा के ही प्रोग्राम बनेंगे। ठीक है, तो उसको रन कराने के लिए, सर्वर पर रन कराने के लिए हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत थी, हमको एक सर्वर की ज़रूरत थी, तो जिसे अपाचे टॉमकैट का नाम दिया गया। वो क्या करता है, जितने भी जावा वेब एप्लीकेशन होंगे, ठीक है ना, उसको क्या करता है, रन कराता है। जैसे हमारा JSP हो गया और सर्वलेट हो गया, वो क्या करते हैं टॉमकैट में, यानी कि अपाचे टॉमकैट में जाके रन होते हैं। बात कर लेते हैं टॉमकैट के कंपोनेंट की, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में, वाइवा में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ टॉमकैट। तो इट्स अ 4 टाइप। पहला है कैटलीना, दूसरा है क्योटी, तीसरा है जास्पर, चौथा है क्लस्टर। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैटलीना क्या होता है, टॉमकैट का सर्वलेट कंटेनर होता है, सिंपल सा होता है। कैटलीना, सी से कैटलीना, सी से कंटेनर। ठीक है ना, तो इसको याद रखने का तरीका है सी से कैटलीना, सी से कंटेनर। तो टॉमकैट का सर्वलेट कंटेनर है, सिंपल। क्योटी क्या होता है, यह एक कनेक्टर कंपोनेंट होता है। समझ में आया, यह एक कनेक्टर कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल को वेब सर्वर के रूप में सपोर्ट करता है और इसका काम रिक्वेस्ट और रिस्पांस का होता है। समझ में आया, इसका काम क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस का होता है। चौथा है जास्पर। ठीक है, जास्पर क्या होता है, टॉमकैट का इंजन है। जास्पर क्या होता है, टॉमकैट का इंजन है जिसका कार्य JSP फाइल को कंपाइल करके सर्वलेट में बदलना है। समझ में आया, जास्पर जैसे जास्पर है और जैसे JSP। ठीक है ना, तो याद करने का तरीका है, जास्पर क्या करता है, JSP फाइल को कंपाइल करके सर्वलेट में बदलता है या जावा कोड में बदलता है ताकि कैटलीना द्वारा उसको प्रोसेस किया जा सके। समझ में आया, कैटलीना द्वारा उसको प्रोसेस किया जाए। मैंने बता रखा है पहले भी कि पर में ही हमारा सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। फंक्शन परफॉर्म होने का मतलब जो भी हमारा JSP फाइल है, जैसे जास्पर है जैसे JSP। ठीक है ना, याद करने का तरीका है, जैसे जास्पर जैसे JSP। तो JSP फाइल कन्वर्ट होती है जावा कोड में। ठीक है ना, तो JSP कन्वर्ट होती है किस में, कंपाइल होके जावा कोड या सर्वलेट में कन्वर्ट होती है ताकि कैटलीना उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, ताकि कैटलीना उसको प्रोसेस कर सके। चौथा हमारा जो इसका कंपोनेंट है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है एक साथ कई चीज़ आ जाती है, उसको जब बंच बन जाता है, बंडल बन जाता है, उसको कहते हैं क्लस्टर। तो इसलिए क्या होता है, इसमें जब भी कोई लार्ज एप्लीकेशन एक साथ आ जाती है तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, क्लस्टर करता है। अब हम बात करेंगे सबसे अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो कि JDBC है। JDBC फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी कि जब भी हम अपना फ्रंट एंड का कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना, मान लो हमको कोई वेबसाइट बनानी है तो हमने क्या किया, कोडिंग पूरी कर ली। ये तो अगर हम वेबसाइट केवल सिंपल वेबसाइट ऐसे ही बना दिया तो स्टैटिक वेबसाइट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या होता है, जावा जो हम एडवांस जावा पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, वेबसाइट को डायनेमिक बनाना होता है। तो डायनेमिक बनाने के लिए हमको उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ना डेटा का ट्रांसफ़र होगा और वेबसाइट डायनेमिक बनेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन देने के लिए, यानी कि हमारा जो फ्रंट पेज है उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम एक API का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे हमारा फ्रंट एंड क्या होता है, जावा कोड में होता है। ठीक है, और डेटाबेस क्या होता है, वो जावा कोड को नहीं समझ पाता। वो क्या समझता है, डेटाबेस केवल SQL समझता है। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है,
ऐसा माध्यम चाहिए जो कि हमने जो कोड लिखा है अपना वेबसाइट का जावा में लिखा है तो उसको डेटाबेस समझ सके। समझ में आया? यानी कि जो हमने कोड लिखा है जावा में और उस कोड को डेटाबेस समझ सके और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है, जैसे हमने सी या जावा का प्रोग्राम लिखा तो कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है जिसमें वो कंप्यूटर समझता है। ठीक है ना, कंपाइलर क्या करता है, उस लैंग्वेज में चेंज कर देता है जिसमें हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम काम यहाँ पे जेडीबीसी करता है। जेडीबीसी क्या करता है, जावा को कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, जावा कोड को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जिससे कि हमारा जो डेटाबेस है वो समझ सके। तो क्या हो गया, ये एक ब्रिज की तरह होता है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, ब्रिज की तरह होता है। ठीक है, किसके किसके बीच, जावा कोड और डेटाबेस के बीच एक ब्रिज की तरह होता है। ठीक है ना, और इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो जेडीबीसी एक एपीआई की तरह होता है। एपीआई मैंने आपको समझाया था क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, जेडीबीसी एक एपीआई की तरह होता है जो कि क्या करता है, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। और जेडीबीसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के डेटाबेस जैसे कि एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आप जैसा फिगर में देख सकते हो, ये जावा एप्लीकेशन है और यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। यहाँ पे जेडीबीसी एक बीच का आदमी की तरह है, मतलब मिडिल मैन की तरह है। वो क्या करता है, दोनों को प्लग कर रहा है। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था एपीआई का। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको खाना मंगाना होता है तो डायरेक्ट आप रसोई घर में नहीं जाते हो रेस्टोरेंट के, आप क्या करते हो, वेटर का उसका बुलाते हो। समझ आया? तो आप क्या करते हो, वेटर को बुलाते हो। आप क्या करते हो, उसको बताते हो ये मुझे ये मेन्यू से देख के मुझे ये खाना चाहिए। और वेटर क्या करता है, वेटर जाके रसोई में बताता है कि इन सर को ये खाना चाहिए, आप बनाओ। ठीक है ना, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझे तो क्या है, जावा एप्लीकेशन एक कस्टमर है, ओरेकल डेटाबेस रसोई की तरह है, और ये जेडीबीसी जो हमारा दिख रहा है आदमी का, वो क्या है, वेटर की तरह वर्क कर रहा है। वेटर क्या है, आप दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन काम कर रहा है। यानी कि आप मतलब जो भी आपने रिक्वेस्ट कही वो क्या होगा, वो क्या करेगा, रसोई घर में जाके बताएगा। ठीक है ना, तो सेम ऐसे ही जेडीबीसी वर्क करता है। तो जेडीबीसी डेटाबेस और जावा प्रोग्रामिंग के बीच अब समझ में आ गया ना, क्या होता है, ब्रिज की तरह वर्क करता है। और जेडीबीसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरफेस होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरफेस होता है। ठीक है ना, फिर मैं बता देता हूँ क्या है। ये क्या करता है, जावा प्रोग्राम को एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की अनुमति प्रदान कर देता है। समझ में आया? जावा प्रोग्राम को एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की अनुमति दे देता है। जब आप जेडीबीसी यूज कर लोगे, मैंने बताया ना जेडीबीसी यूज करते हैं किस लिए, क्योंकि डेटाबेस हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं समझ पाता, लेकिन जेडीबीसी क्या करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। अब अंदर कुछ कन्वर्जन होता होगा, वो क्या होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है जिससे डेटाबेस उस जावा कोड को समझ पाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जावा जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई है, वो क्या होता है, क्लासेस और मेथड का कलेक्शन होता है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी जेडीबीसी क्या होता है, क्लासेस और मेथड का कनेक्शन होता है, जो कि बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, जैसे कनेक्ट करना, ठीक है ना, हमारे कोड को डेटाबेस से, रीड करना डेटा को, राइट करना, और डेटा को स्टोर करना डेटाबेस में। ठीक है ना, कि कैसे हमारा जेडीबीसी जावा एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, और डेटाबेस से डेटा फेच करता है या स्टोर करता है। कहते हैं कि हमारा जो जेडीबीसी है वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, पहला जावा एप्लीकेशन है, दूसरा जेडीबीसी एपीआई, तीसरा ड्राइवर मैनेजर, उसके अंदर कई सारे ड्राइवर होते हैं। ठीक है, फिर है डेटाबेस। तो जावा एप्लीकेशन क्या होता है, जेडीबीसी एपीआई के सहायता से, और उसी जेडीबीसी एपीआई में ड्राइवर मैनेजर होता है, जिसके द्वारा जब भी हमारा फ्रंट एंड में जावा कोड लिखा जाता है, फ्रंट एंड में जावा कोड लिखा जाता है, और कुछ भी जैसे हमको एक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे कोई डेटाबेस हमको डेटा स्टोर करना हो या कोई चीज़ अपडेट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, जावा में वो चीज़ लिखते हैं। जब हम जावा में वो चीज़ लिखते हैं तो ये ड्राइवर के माध्यम से वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि डेटाबेस
वो लैंग्वेज समझ पाए, ठीक है ना। अब हम JDBC और ODBC के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला कॉलम ODBC का है, दूसरा कॉलम JDBC का है। लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो पहला ODBC देखते हैं क्या होता है। ODBC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ODBC क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में, और JDBC को लॉन्च किया गया था 1997 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा। ODBC C++ जैसी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। JDBC केवल प्योर, मतलब कह सकते हैं प्योर जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। ODBC को हम विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं केवल, ठीक है ना। ODBC को केवल हम विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। JDBC को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़, लाइनक्स, मैक, यूनिक्स, किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ODBC में क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो C या C++ लैंग्वेज में ही डेवलप किए गए हैं। और JDBC सिंपल हमारा क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। जावा एप्लीकेशन, अगर हम बात करें, जावा एप्लीकेशन ODBC यूज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम ODBC यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस क्या होती है इसकी, डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम बात JDBC करें तो जब भी हम जावा एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो केवल JDBC का ही यूज करते हैं। ODBC प्रोसीजरल है, JDBC ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हम समझ सकते हैं JDBC और ODBC का डिफरेंस, ठीक है ना। तो आप JDBC आर्किटेक्चर में देखिए, क्लाइंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सिंपल। इसका मतलब आपका जब भी आप कोड लिखोगे जावा में, उसी का मतलब होता है क्लाइंट एप्लीकेशन इन जावा, यानी कि आप जब भी कुछ डेवलप करोगे जावा में तो उसको कहते हैं जावा वेब एप्लीकेशन। तो फिर देखिए JDBC ड्राइवर है, ठीक है ना। इसमें 3 डेटाबेस शो हो रहा है, MS SQL, SQL सर्वर और Oracle DBMS, ठीक है। इन तीनों में MS SQL जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। मैंने बताया था जो माइक्रोसॉफ्ट, जो ODBC ड्राइवर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसीलिए JDBC ड्राइवर के बाद एक और ODBC ड्राइवर लगाते हैं और उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक बार JDBC ड्राइवर, फिर ODBC ड्राइवर, फिर उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब फिर हम बात करेंगे ODBC की, तो क्या होगा, क्लाइंट एप्लीकेशन है, ODBC ड्राइवर है। तो मैंने बताया रखा है पहले शुरुआत में ही लेक्चर के, ODBC ड्राइवर को मतलब किसी भी डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हो, चाहे MS SQL हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे MySQL हो, कुछ भी हो, चाहे Oracle DBMS हो। समझ में आया। ODBC ड्राइवर ओपन होता है, यानी कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। यह किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ओपन होता है, स्वतंत्र होता है। इसको किसी भी डेटाबेस लाइए और कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हाँ, मतलब अब के जो हमारे जो आया है वेब एप्लीकेशन, जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें JDBC यूज होता है, लेकिन ODBC यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता, मैंने बता दिया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। JDBC ड्राइवर की, JDBC ड्राइवर की हम बात करते हैं तो 4 टाइप के JDBC ड्राइवर होते हैं, ठीक है। टाइप 1 ड्राइवर, इसको कहते हैं JDBC ODBC ब्रिज। दूसरा ड्राइवर है नेटिव API पार्शली जावा ड्राइवर। तीसरा है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। चौथा है थिन ड्राइवर। इन चारों की चर्चा, इन चारों का एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा।